खबरा में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सैयद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, आज अहम खबर तो मोहसिन नकवी साहब की एक प्रेस टॉक है जिसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो कि ज़ाहिर है आम आदमी तो बिल्कुल ये बातें उसके लिए नई नहीं है जो वो फरमा रहे हैं, लेकिन क्या ये रियलाइजेशन ऑन दी टॉप हो चुकी है, ऑन दी टॉप, कि भाई इस तरह तो ये खेल नहीं चल सकता। अब इसमें वो कह रहे हैं सिस्टम गिर चुका है। अभी सिस्टम तो कब का गिरा हुआ है और जो ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो जिन्हें नादीदा हाथ सहारा देते रहे हैं और दे रहे हैं। हाँ, पहले हमें तो ये लग रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि सब सोए हुए हैं, मगर लगता है कि हीट अब बहुत ऊपर तक जा रही है। और क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा, इस हवाले से मियाँ साहब से पूछेंगे कि क्या है इस्लामाबाद में और पिंडी में, इसके क्या है इस हवाले से तब्दीलियाँ इन दी ऑफ एंड कश्मीर कि हालात मामूल पर लाना तो क्या है। जिस तरह से आकबत नाअंदेशी से इसको मैनेज किया है हमारी हुकूमत ने, तो ये रहे नाम अल्लाह का कौन सी चीज़ थी जो इन्होंने मिस मैनेज नहीं की। और पर्टिकुलरली इसको तो उन्होंने एक ऐसे अफरीत में बदल दिया आहिस्ता आहिस्ता कि अब क्या देखते हैं, अभी भी होश के नाखून लिए जाते हैं। यानी इस पर ज़रूर बात करेंगे। ईरान ने मिस्र पर भी हमला कर दिया। नहर स्वेज़ भी एक बहुत बड़ा रास्ता है, वहाँ पर डायरेक्ट तो ईरान नहीं पहुँच सकता। ये तकरीबन 1900 से ज़्यादा नाटिकल माइल दूर है ईरान से, लेकिन हूतीज़ जो हैं वो डिसरप्ट कर सकते हैं वहाँ से। और बाब अल मंदब को भी ज़ाहिर है वो डिसरप्ट कर सकते हैं। तो क्या जो और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बहुत झंझलाए हुए फिरते हैं ट्रंप साहब। और एक खबर के मुताबिक तो उलझते रहे वो जो पेंटागन के साथ उनकी मीटिंग थी कुछ उनके बस में नहीं है। ईरान पे हमला करके बुरी तरह फंस चुके हैं। इस पर बात करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की ट्रंप से एक हंगामी मुलाकात भी हुई है। सऊदी अरब भी ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल में है हरचंद कि हम उसके साथ कंधा मिला के खड़े हैं, मगर क्या सिलसिला होगा। एक खबर विच इज़ टू गुड टू बिलीव कि ताकतवर हल्के ये कहते हैं कि हम फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे IPPs का। आई स्टिल डोंट थिंक कि दिस कैन मटीरियलाइज, क्योंकि वो जो इतने पावरफुल लोग हैं कि इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के होते हुए उन्हें तो टच नहीं किया जा सकता। और अगर उन्हें टच किया गया तो बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन वतन अज़ीज़ जो हैं उन्हें कहीं जेल में न भेजना पड़ जाए। लिहाजा ये नौबत शायद कभी ना आए। मगर मियाँ साहब, चूँकि आप ये स्टोरी दे रहे हैं तो पूछेंगे ये क्या है। अब आ जाते हैं मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं। मेरे पास ये शॉर्ट्स हैं मियाँ साहब, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये ज़रा उधर भी चलवाइएगा कि ये उन्होंने क्या बातें की हैं। अब उन्होंने फरमाया ये है कि ये अच्छा, हाँ, पहले उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सुनाएं जी। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निजाम है, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए वो हम नहीं दे पाते नौजवान। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। देखें, जहां तक मेरा सवाल आपसे ये है कि जो तशखीस फरमाई है मोहसिन नकवी साहब ने, उससे तो कोई जी अक्ल और जी शऊर इंसान नहीं कर सकता इख्तलाफ। और हम कोई गैर जमहूरी लोग भी नहीं हैं, हम ना ही मार्शल लॉ के हामी हैं। मगर जो वो इलाज फरमा रहे हैं, जो इलाज वो बता रहे हैं कि इन पार्टियों को वो इकट्ठा बिठाएं, IPPs के मालकान को इकट्ठा बिठा दें। साथ इस तरह करते हैं नकवी साहब कि जिन्होंने जो चीनी में दिहाड़ी लगाते हैं उनको बिठा दें। साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ये सारे कारोबार और धंधे यही करते हैं ना। तो फिर भाई बात यह है कि हम अब क्या करें। मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम किसी बीमारी से अपना इलाज मांगेंगे। ये प्रॉब्लम कहाँ कैसे पहुंचा। ऑल दोज पीपल हु मैनेज द इकोनॉमी, जो ज़राए पैदावार पे काबिज हैं, जो बैंकों के मालिक हैं, जो यहाँ पे जो सारा जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो उसके मालिक हैं, जो इजाज़त देते हैं कि चीनी बाहर भेज दो, हालांकि चीनी नहीं फालतू नहीं होती, फिर वापस आती है, फिर वो खा जाते हैं, IPPs को पैसे देते हैं। तो फिर हम उनसे जाके इलाज दरियाफ्त करें। मियाँ शाहिद साहब, देखें काजी साहब, आज जो तशखीस की है ये मामूली तशखीस नहीं है, ये बाकायदा जो तशखीस है बाकायदा मोहसिन नकवी साहब ने की है।
आज सारा दिन एक टीज़र चलता रहा कि मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद जब वो अपीयर हुए तो एक बिजनेस समिट में जो है वो अपीयर हुए और वहाँ पर उन्होंने तकरीर शुरू की, और तकरीर उनके आगाज़ ही इसी के साथ था। और लगता यही है कि बाकायदा तौर पर जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, जितने उन्होंने जुमले जो हैं वो बोले हैं, वो एक पूरा पैगाम था, और वो पैगाम जो है वो मौजूदा सियासी क़यादत को है। और उन्होंने जो तशखीस की है, ये पहले तशखीस तो हो चुकी हुई है, इससे पहले इस पर बात भी हो चुकी हुई है, इस पर कॉलम जो है लिखे जा चुके हुए हैं कि सूबे बनने चाहिए, यूनिट्स बनने चाहिए। ये भी कॉलम लिखे गए जो कि आज मुझे बहुत याद आए सुहेल वड़ाइच साहब के जुलाई के बाद जो है वो जवाल ही जवाल है। तो ये तकरीर को तमाम पराये के साथ मिलाकर जो है वो देखना चाहिए कायद साहब। आज उनसे तकरीर से पहले जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात भी हुई, और सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं गुज़श्ता 20 दिन से कराची में हैं और वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, और इस हवाले से बहुत सी जो अफवाहें भी उड़ रही हैं कि उनसे इस्तीफ़ा जो है वो मांगा जा रहा है, या वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, या इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, या इस तरह की अफवाहें हैं। इसमें हकीकत फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये अफवाहें ज़रूर हैं। आज मोहसिन नकवी साहब ने कायद साहब जो बात की है, उन्होंने तो रेफरेंडम की बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम जो है ये कोलैप्स कर चुका है, ये गिर चुका है। हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी अगर इसी निज़ाम में रहेंगे तो इसी तरह की बातें करेंगे। उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कह दिया कि नए सूबे बनने चाहिए, उनको इंतज़ामी यूनिट्स का नाम दे दें। उन्होंने ये कहा कि लैपटॉपों से जो है वो बात नहीं चलेगी, नौजवानों को मौके चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो निज़ाम है उसको निचली सतह पर लेके जाना है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स, ये तमाम। और साथ उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में 3, 4, 5 निज़ाम और भी हैं, यानी किसी को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, यानी सदारती निज़ाम। ये तमाम बातें उन्होंने आज बाकायदा तौर पर कौम के सामने रखी हैं, ऑप्शन रख दिए हैं। और साथ उन्होंने ये कह दिया है कि सियासी जमातें बैठे एक कमरे में बैठे और उसके बाद अवाम के पास चले जाएं, यानी रेफरेंडम करा लें। तो सारा प्लान, सारा जो है वो तशखीस के साथ इलाज जो है मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया है। अब आगे वो मुझे वही दोबारा जो है वो कॉलम याद आता है। आज उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब का नाम भी लिया, वो वहां बैठे भी हुए थे, उनको उन्होंने कहा भी कि इस पर डिस्कस करें जो उन्होंने। मैं इंटरजेक्शन कर लूं। अगर तो इनकी मुराद चाइनीज सिस्टम से है या वियतनाम के सिस्टम से है। वियतनाम को हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक वियतनाम की इकॉनमी की आप फिक्र देखें। एक तो जाहिर है चाइना के पीछे एक बहुत बड़ा इनकलाब खड़ा है। सेकेंडली, चाइना में सेहत रियासत देखती है, चाइना में तालीम रियासत देखती है, चाइना में आपकी जो अपना ये ट्रैवल है वो 90% वो स्टेट के पास है। चाइना मार्केट इकानमी जो भी उसने अंदर लाया हुआ है और जो उसको मुसीबत डालेगी तो कुछ अरसे बाद इस पे कभी हम इस पे भी प्रेडिक्शन देंगे, जो प्रेडिक्शन हमने इंडिया के बारे में दी थी इसके हवाले से। लेकिन आज हमारा ये मौजू नहीं है। अब चाइनीज मॉडल की बात हो रही है। अच्छा चलो, वियतनामीज मॉडल है, वहां भी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, पार्टी में इलेक्शन होते हैं मगर पार्टी एक ही है। अगर ये किसी डेमोक्रेसी के किसी और निज़ाम की बात कर रहे हैं, मगर सवाल एक है, सवाल ये है कि जितना माल रियासत इकट्ठा करती है, वियतनाम की रूलिंग एलीट, चाइना की रूलिंग एलीट, ये सारा माल ढो ढो के बाहर नहीं ले जाती। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं उनकी मुझे प्रॉपर्टी दिखा दें दुबई में, चाइना में, और जो सरप्लस क्रिएट करता है। लेकिन कायद साहब आज जो उन्होंने बात की है वो यही बात की है सर, उन्होंने बड़ी बात की है। जरा मैं बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि निजाम को खराब करने वाले उसी जगह पर मौजूद है। मैं 60 में मौजूद थे जिन्होंने निजाम को खराब किया। उन्होंने कहा मैं 60 चलवा लूं, और मेरे 60 चलवाने से पहले शी जिनपिंग जो है वो आईपीपीज का मालिक नहीं है, ना उसका पुत्र मालिक है। वो क्या करते हो, इक्तदार, यानी जिनको आपने इक्तदार दिया है वही कारोबार करते हैं। उन्होंने 25 करोड़ लोगों का बुरकस निकाल दिया, लॉ एंड ऑर्डर तबाह कर दिया। कम ऑन, वेरी गुड, आपने ये कहा है और अच्छा किया है, ये करें, मगर ये बहस खुलनी चाहिए। मजीद 60 सुनवाएं जी। नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शन कर लें, जितनी मर्जी दफा इकट्ठे हो, एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निजाम भी ठीक कर लें।
अच्छा, ये इन्होंने बड़ी मीनिंगफुल बात की है और इस बात में काजी साहब गलत बात इस पे पैगाम सुना आपने? जी जी, मैं इसी सर के इसमें पैगाम सुना आपने? पैगाम दे दिया गया है कि मुल्क में अब निजाम तब्दील होगा। अब यह पैगाम दे दिया गया है कि मुल्क में निजाम तब्दील होगा, अवाम के पास जाएं, रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम जो है वो कराएं और अवाम से पूछें उनको क्या यह निजाम चाहिए, सदारती निजाम चाहिए, चाइना मॉडल चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, क्योंकि अवाम तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान तंग आ चुके हैं, उन्होंने काकरोच का नाम लिया, उन्होंने बाकायदा कहा काकरोच आ गए तो निजाम पलट देंगे। ये सब कुछ उन्होंने पैगाम आज दे दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि एक शख्स जो पूरी कोशिश कर रहा है और पूरी कोशिश के साथ पाकिस्तान को कामयाबियों से हमकिनार कर रहा है, इंटरनल सिस्टम अपना ठीक करें। इंटरनल सिस्टम कैसे ठीक होगा? ये निजाम तो उन्होंने कहा कि गिर चुका, तबाह हो चुका, अब नया निजाम चाहिए। नए निजाम की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया है और वो नया निजाम जो है वो सदारती निजाम है, जो कि चाइना में भी है, जो अमेरिका में भी है, जो है वो रूस में भी है और वो कामयाब तरीन मुल्क है। उन्होंने ये मॉडल दे दिया है और ये मॉडल जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डेवलप होगा सर, क्योंकि अवाम के पास जाने का उन्होंने कहा है। अवाम के पास जाना पड़ेगा, इन सियासी जमातों को भी जाना पड़ेगा। मेरा एक सवाल और है आपसे, मुझे ये बताएं, मैं आई डोंट नो, हमारी आंखें तो रिपोर्टर होते हैं या सरकार है या न्यूज़ एजेंसीज हैं, हमें बताया गया कि जी इशू है, कोई बाहर से हमारे कश्मीर में आ रहा है, अंदर से आ रहा है, बाहर से। यार अभी तक तो कोई, अभी हम तो किसी राह के एजेंट को पकड़ के मारें, ये मुसाद को पकड़ उनके सेल निकालें, और मर तो मेरे 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 मेरी सिक्योरिटी के लोग रहे हैं। 21 लोगों की शहादत की बात की उन्होंने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग थे, लॉ इन्फोर्समेंट के, उनमें से सैकड़ों में कहते हैं वो जख्मी हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग हैं कोलैटरल डैमेज, आम आदमी, वो कौन कौन लाशें उठा रहा है वहाँ पे। और इस दौरान अब ये इशू हुआ, इसमें चले हम आपसे एक इख्तलाफ राय कर लेते हैं कि जी ये इंटरनल इशू है या बाहर का इशू है। और पहले मैं एक बात बता दूं, इंटरनल इशू ना हो तो बाहर का कोई इशू नहीं होता। बाहर वाले तब ही आते हैं जब आप अंदर गंद डाल के रास्ते खोलते हैं। सर इंटरनल इश्यूज हल हो चुके हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको सूरत हाल से आगाह करता हूं। मैं आपसे सर जो आपने सवालात उठाए हैं काजी साहब, इसमें सूरत हाल से आगाह करता हूं। सर देखें, इंटरनल इशू जो है वो हल हो चुके हैं। आटा सस्ता हो चुका है, वहां पर बिजली का यूनिट सस्ता हो चुका है, ये कहा जा चुका है कि वहां पर एयरपोर्ट बनेगा, ये वादा किया जा चुका है कि वहां पर सड़कें बनेंगी, वहां पर मोटरवे बनेगी, वहां पर एक्सप्रेस वे बनेगी, ये कहा जा चुका है कि वहां पर अस्पताल बनेंगे। लेकिन मसला क्या है? 12 सीटों का और वो महाजरीन की सीटों का जिनका हक है वोट का। इंटरनल इश्यूज हल हो चुके हैं। वहां पर जो गिरफ्तार हुए हैं वो कौन है, उनकी तफ्तीश चल रही है बाकायदा। वो जो नकाबपोश है वो कौन है, क्या वो वहां पर के अवाम है, कश्मीरी अवाम वो नहीं है। सर आज एक इमाम मस्जिद का एक शॉट चलता रहा टीवी चैनल्स पे, उसको बाकायदा तौर पर मस्जिद के ऊपर बलवा बोला गया, उसको वहां से निकाला गया और उसको कहा गया यहां नमाज नहीं होगी, मियां साहब यहां नमाज नहीं होगी, ये कहा गया मस्जिद में नमाज नहीं होगी, और 24 घंटे से मस्जिद में नमाज नहीं हो रही। एक बात मैं अप्रिशिएट करता हूं कि नकाब पोश पकड़े गए, और जो नकाब के बगैर है उन्हें पकड़ो, जिन्होंने कोई नकाब नहीं डाला हुआ, जो पकड़े जाएंगे। मियां साहब मेरी बात सुने, सब फड़े जाएंगे। हजूर आईपीपीज के मालकान ने नकाब डाला हुआ है। ये जो चीनी के माफिया है, जो बिला वजह यहां चीनी नहीं होती तो बाहर एक्सपोर्ट करते फिर अंदर ले, ये जो अब इन्होंने उन्होंने नकाब डाले हुए हैं, जिन्होंने ये हमारा गंदम जो है जाया चोरी हुई है, ये गायब हो गई है, जिसकी कल आपने खबर दी थी, और अब हमें 80 अरब की कोई नकाब डाला हुआ किसी ने। वो जो गंदम की जो चीनी की रिपोर्ट बनी थी जिसमें कहा गया था कि ये मौसम की वजह से आवाम लुट गए, एक चीनी की चम्मच जो वाहिद स्वीट डिश आम आदमी के पास रह गई है, उसको जिन्होंने चोरी किया वो नकाब पा के रिपोर्ट देना आयसन कौमी असम्बली। कोई नकाब नहीं है, नकाब वालों को पकड़ें। इंडिया हमेशा बदमाशी करता है और करेगा, मगर उनको तो उनकी कोई औकात ही नहीं है इस मुल्क को हिला सकें। मगर नकाब के बगैर जो वारदात होती है, नकवी साहब आप वजीर दाखिला हैं। देखें, जो नकाब के बगैर वारदात डालते हैं उनका बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, एहतसाब होना है वो होगा। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में मासूम आवाम जो हैं उनको वर्गलाया गया और उनको वर्गलाकर वहां लाया गया। अब क्या मामला जो हैं वो बातचीत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, साथ साथ बातचीत चल रही है, और इंडिया को बाकायदा तौर पर बेनकाब कर दिया गया है, इजराइल को बेनकाब कर दिया गया है, और वो जो रजीम है जो अफगानिस्तान में बैठी है
और वहां जो इनके सरगना बैठे हैं कुछ लोग, उनको बेनकाब कर दिया गया है। यह भी बहुत बेहतर हुआ कि ये बेनकाब हो गए। जो राजनाथ जो है वो कहता है कि संदूर 2 है, वो संदूर 2 यही तो है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको बेनकाब कर दिया है। अब दोनों जमातें बैठेंगी, इलेक्शन परसों हो रहा है यहां पर, यानी कि इतवार को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन होगा और वो पुरअमन होगा। यहां पर दोनों जमातें जो हैं, बल्कि सियासी जमातें बैठेंगी, नौजवानों को जो है वो मुतमिन किया जाएगा। नौजवानों का कोई कसूर नहीं है, उनको बाकायदा तौर पर गुमराह किया गया है, उनको बाकायदा तौर पर उनका जो है वो बात सुनी जाएगी। काजी साहब तमाम मसले हल किए जाएंगे, लेकिन जो बैरूनी फैक्टर है उसको तो निपटना है जी। वो बैरूनी फैक्टर सारा हम रोज, मैं इंटरजेक्शन करके आपको बता देता हूं मोहसिन नकवी साहब, हम फकीरों की भी सुन लें, हम इतने बड़े तो नहीं है, ना ही वजीर हैं ना ही मशीर हैं, आम से आदमी हैं। अर्ज कर देते हैं 1,20,00,000 नौजवान डिग्री लेके इंडिया की मार्केट में आता है, नौकरियां 50 लाख भी नहीं है। 30 लाख नौजवान मार्केट को हिट करता है, पढ़ के डिग्री लेके उसके माँ बाप असासे बेच के आपके प्राइवेट स्कूलों के जो आपने धंधे शुरू कराए हुए हैं, जिनको अपने असासे बेच देते हैं और ऊपर जो है अनपढ़ उसके मालिक बैठे हुए हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के, वो जब डिग्री लेके या काम करने 30 लाख बच्चा यहां पे आता है तो वहां पे 5-7 लाख नौकरी भी नहीं मिलती। तो ये है प्रॉब्लम। आपको नहीं पता ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि ये बच्चे जो निकले हैं, या जिसका आपने जिक्र किया काकरोच पार्टी का, उसमें से वो 50-60 लाख बच्चे किधर जाएं? ऊपर से क्या होता है, नौकरियां बिकती हैं या नहीं बिकती नौकरियां। खुद मैं बाखुदा हल्फन इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं, मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्हें नौकरियां इसलिए नहीं मिली कि ब्यूरोक्रेसी ने, कुछ 4 नौकरियां आती भी हैं तो पुफीदा पुत्र, चाचीदा पुत्र, चंद दिन पहले 150 नौकरी बिकी है, वज़ीर आज़म ने उस पर नोटिस लिया, 150 नौकरी, 150 नौकरी बिकी है, 20 से 25 लाख उस पर यार आप मुझे बताएं, बाकायदा तौर पर पकड़ी गई। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया ना, मैंने आपसे एक स्टोरी करवाई थी, यहां पे जब डॉक्टर उबैद जो हैं उनको नीचे से वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में रोकने गया था, हर जगह पे आप साडा बंदा, वो क्या डॉक्टर पाकिस्तान। तो इसलिए कोई जो तशखीस है, हमारे प्यारे दोस्त मेरे तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं मोहसिन नकवी साहब, कोई तो तशखीस मुश्किल नहीं है। बात यह है कि बगैर नकाब वालों को हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। देखेंगे कौन डालता है। जी मियाँ साहब, अब आप मजीद बताइए जो बता रहे हैं। जी कश्मीर पे सर मैं यही बात कर रहा था कि जो बेनकाब लोग हैं, जो नकाब के बगैर लोग हैं, उनका एहतसाब तो होगा, वो तो होना है, वो हम बात भी करेंगे आखिर में किस तरह एहतसाब होना है, बाकायदा तौर पर इसकी मैं स्टोरी दूंगा। लेकिन जो वहां पर नकाब पोश हैं उनका तो एहतसाब करना है, उनका एहतसाब किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। लेकिन कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे और मामूल पर आ जाएंगे। रावलाकोट में इलेक्शन भी होगा, मुजफ्फराबाद में भी इलेक्शन होगा, वहां पर एक जमहूरी गवर्नमेंट भी बनेगी और जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो फिर बैठ के जो है उनके साथ बातचीत भी करेगी। तमाम मसाइल पहले हल हो भी चुके हैं और जो रहते हैं वो भी हल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है वो बाकायदा तौर पर वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है और वो पैगाम तमाम जमहूरी कुव्वतों के लिए भी है और अवाम के लिए एक पैगाम है कि अवाम अपनी राय दें। वहां पर जितने भी लोग थे, मियां आमिर साहब ने भी वहां पर तकरीर की, वो भी नए सूबों के हक में हैं, बाकायदा उन्होंने कैंपेन भी चलाई। वहां पर जितनी ताजर बरादरी थी उसमें गौहर एजाज साहब भी थे, वो भी नए सूबों के हक में हैं। ये बाकायदा तौर पर मुझे तो लगता है कि आज का जो कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे वो ये इसी मकसद के लिए जो है वो वहां पर जो है वो वहां ऑर्गेनाइज की गई थी कि ये पैगाम दिया जाए, क्योंकि जो ताजर बरादरी है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये निज़ाम जो है वो चलेगा। ये बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया और ठीक कहा कि मौजूदा निज़ाम गिर चुका है, इसको बेहतर करना है। अगर सियासी हुकूमतें खुद कर लें तो ठीक, वरना अवाम के पास जाना पड़ेगा और अवाम से रेफरेंडम जो है वो कराना पड़ेगा। रेफरेंडम की उन्होंने बात कर दी और मुझे नजर आ रहा है काजी साहब कि इसी साल में रेफरेंडम होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे इसी साल में जो है वो निज़ाम बदलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे इसी साल में जो है ये बाकायदा तौर पर ये जो सूबे हैं इनकी दाग बिल डलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये सूबे नहीं बनते, उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत है
उस जब बना था तो उस वक्त 13 सूबे थे, अब 29 सूबे हैं। उन्होंने बाकी ममालिक की भी मिसाल दी। मियां साहब, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते आप खबर हैं। ये दें, आज का पैगाम सबके लिए पैगाम था, देना। और आज ये कहा गया है कि जो बैरूनी तौर पर हमें कामयाबियां मिल रही हैं वो अंदरूनी तौर पर भी लेनी है। मेरी बात सुन, मुझे ये बताएं, रेफरेंडम की आपने बात की, बात यह है कि रेफरेंडम बहुत हुए और ज़्यादातर मुतनाज़ हुए, अल्लाह करे अगला मुतनाज़ ना हो, लेकिन रेफरेंडम में ज़ाहिर है एक उसकी ना लाइन होती है, एक आवाम से राय अगर पूछनी है तो उसकी एक मजमून बनाया जाता है ना, उसकी कापी लिखी जाती है। तो आप उसमें उस बारे से उस हवाले से अभी कोई खबर नहीं आई कि वो कौन कौन से आवाम की राय हासिल किन किन यानी मौज़ूआत पे और इश्यूज़ पे ली जाएगी, ऐसी अभी बात सामने नहीं आई। देखिए सर, जो पूरा मजमून लिखा जाना है, वो हाशिया लिखा जाना है, उस पर आज उन्होंने कहा है कि इस पर डिस्कस करें। उन्होंने जयद जो सहाफ़ी हैं उनको बाकायदा तौर पर सोहेल वड़ाइच साहब का नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया कि वो इस पर डिस्कस करें। जाहिर है वो आगे बहस चलेगी, लेकिन जो प्लान है वो तो सदारती निज़ाम का है। सदारती निज़ाम पाकिस्तान में नहीं आता तो निज़ाम नहीं चलता। वो इसलिए कि पार्लिमानी निज़ाम हमने देख लिया, वो नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। इसके बाद कौन सा निज़ाम रहता है? इसके बाद तो सदारती निज़ाम रहता है। सदारती निज़ाम नाफिज करने के लिए ही रेफरेंडम की बात जो है वो हो रही है। मैं कहता हूं, मेरी बात सुने, सदारती निज़ाम हो या कोई निज़ाम हो, उसके नीचे जो लुट मार का निज़ाम है वो बंद होना चाहिए। अगर आप चाइनीज मॉडल लेना चाहते हैं तो आपको पता है वहां पे वो गोली भी उसी बंदे की जेब से लेते हैं। मैं इसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कैपिटल पनिशमेंट के मैं उसको प्रमोट या सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर वो गोली भी उसी के पैसों से लेते हैं जहाँ पे जब करप्शन हो। और इसी तरीके तो ये बहरहाल देखेंगे कि क्या है। अभी एक सवाल शायद मैं नहीं पूछ सका कि कश्मीर के हवाले से भी क्या कोई उसमें शिक शामिल होगी या नहीं होगी। बहरहाल अच्छी बात है, रियलाइजेशन हुई है ऑन द टॉप, एंड हमें खुल के बात करने का मौका मिल रहा है। हम करेंगे, ये हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि यहाँ बेहतरी हो, और ये ऊपर जो एक गंद डला हुआ है इसको अगर रियलाइजेशन गवर्नमेंट के लेवल पे हुई है तो एक झाड़ू फेरिए। मगर हु विल बेल द कैट, इस पर हम अपना सेगमेंट ये क्लोज करके एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। तो वापस आके देखते हैं आलमी हालात किस सब जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, आज जब मैं खबरें देख रहा था इस हवाले से, और एक खबर की तो हेडलाइन थी कि वो एग्जेस्पिरेटेड है, बड़ा वो बिल्कुल जिस तरह, अब क्या मैं इसका उर्दू बताऊं कि वो तंग आया हुआ है। और ये जो मीटिंग पीछे पेंटागन में हुई, एक तो मीटिंग ये भी है कि इसमें उसने कहा कि वो जो बुरे लफ्ज़ या गालियां भी इस्तेमाल कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कैसे निकलें। पेंटागन के अंदर एक स्प्लिट है और कुछ जो उसके अफसरान हैं या जर्नैल हैं वो कहते हैं कि भाई आपने सब कुछ करके देख लिया, कोई आपका मकसद आपने उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, और आपने कहा जी ब्रिज, उनका तोड़ दो, ब्रिज भी साढ़े तोड़ दो, मगर जो है आप कोई ऑब्जेक्टिव अपना हासिल नहीं कर सके। और उसने अभी रिसेंटली फिर दोबारा हमले किए हैं, ईरान ने कर रहा है। और क्वाइट रिसेंटली ये भी पता चला है कि उसने एक और जदीद तरीन जो उसने डेवलप किया है ड्रोन, वो एट विल वहाँ पे वो अटैक कर रहा है। और दूसरी तरफ ये खबरें खुल कर आ रही हैं कि भाई नहीं है, अब असला अमेरिका बहादुर के पास नहीं रह गया कि वो दोबारा से इस हमले को कंटिन्यू करे। तो एक लायनहल किस्म का यानी सिचुएशन है जिसमें ट्रंप बहादुर आ गया है। और इतना बड़ा तो वो ज़हन है नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े ज़हीन आदमी थे, अच्छी प्रॉपर्टी शराबटी ख़रीद और बेच लिया करते थे, यही उनकी है। कोई स्टेट्समैन तो वो है नहीं, ही वॉज नॉट अ स्टेट्समैन जिसे आप कहें। और हालात ने उसे उठा के उछाल दिया ऊपर, और था ज़रा तेज़ आदमी, और उसने बर्नी सैंडर से लाइन ली, बहुत 2015 से लगा हुआ था। मैंने तो कहानी पढ़ी है इसकी। उन्होंने कहा यार ये बर्नी सैंडर का बड़ा सौदा बिकता है, जोरान ममदानी वाला सौदा बड़ा बिकता है। तो वो जब वो यानी इलेक्शन नहीं था तो वो सौदा बेच रहा था। उसके बाद अंदर आके पता चला कि यार ये तो वही जो सिंडिकेट है, जो यहूदियों का सिंडिकेट है फाइनेंशियल, और जो वैसे दूसरा है, ये तो ये उनके मफादात के लिए आया है। अब इसका मकसद ये था कि ईरान का तेल में वैसे ही बंदर बांट करें, खाएं पिएं, जो हमने लीबिया में किया, जो हमने शाम में किया, जो हमने इराक में किया। अब क्या पता था
ये गले में हड्डी बांध के फंस जाएगा। तो मियाँ साहब ये कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आती। आप क्या देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरें? और ज़ाहिर इस्लामाबाद भी बहुत ज़ोर लगा रहा है, बड़ी पॉजिटिव कोशिश की है अब तक इस्लामाबाद ने कि ये रिजॉल्व हो, क्योंकि ज़ाहिर हमारा बॉर्डर भी उनके साथ लगता है। तो व्हाट हैव द न्यूज़ दैट यू हैव, और कोई डेवलपमेंट है, कोई हमसे कोई रब्ता हो रहा है या हमारा कोई रब्ता हो रहा है कि इसको दोबारा से कोशिश करके रिजॉल्व किया जाए? मियाँ साहब। काश साहब, इस हवाले से खबरें बहुत बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, आप मुझे टाइम दीजिएगा। असल में जो आपने बात की सालसी की, तो इसमें कोई शक नहीं। वजारत खारजा के तर्जमान ने बाकायदा तौर पर कहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से कोशिश कर रहा है कि जो फ्रीकैन हैं उनको महफामती याददाश्त पर जो है वो लाया जाए, मुआहदे पर लाया जाए, और इस हवाले से पेशरफ्त भी हो रही है। ये पेशरफ्त हो रही थी, दरमियान में दोबारा जो है वो हमले हो गए। जहाँ तक ट्रंप की बात आप कर रहे थे काजी साहब, वो ट्रंप जो है उसको नतान शैतान जो है उसने गुमराह किया, उसके वो गुमराही में आ गया, और मामला तो उन्होंने ये सोचा था कि 1-2 दिन की मार है, 1-2 दिन में जो है ईरान को फ्लैट कर देंगे और ईरान की जो है क़यादत जो है वो उसको शहीद कर देंगे, और उसके बाद लोग निकलेंगे और उस निज़ाम तब्दील हो जाएगा और हम जो है दंदनाते आएंगे और फिर अपना निज़ाम जो है वो चलाएंगे। पहलवी आएगा, रजा पहलवी, और आगे निज़ाम चलाएगा हमारा कठपुतली बन के। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 40 दिन की जंग लगी, ईरान जीत गया। उसके बाद जुलाई में दोबारा हमला हुआ, 12 दिन की जंग लगी, फिर ईरान जीत गया। अब मामला जो है वो बड़ा अजीब सा हुआ है। अब जो ट्रंप हैं वो नीम पागल हो गए हैं, और ट्रंप जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि पेंटागन में जो सिचुएशन रूम है वहां पर जो बनाया हुआ उन्होंने, वहां पर बाकायदा चीखते हैं, वहां चलाते हैं, वहां पर गालियां देते हैं, वहां पर उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी की। जब नेतन्याहू की उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा हमला प्लान करते हैं, जिसमें बल्गारिया के अड्डे भी शामिल करते हैं, जिसमें उर्दन के अड्डे भी शामिल करते हैं, जिसमें इजराइल के मौजूदा अड्डे जो हैं उन पर जितना असला है वो सारे का सारा झोंक देते हैं ईरान पर, और इस किस्से को खत्म करते हैं। और ये बाकायदा तौर पर बात हुई है, बड़े हमले की बात हुई है। लेकिन साथ साथ जो वहां पर मशीर थे उसके बाद उन्होंने सिचुएशन सामने रखी, और मेरे सामने एक पूरी फहरिस्त पड़ी हुई है काजी साहब, जो कि 12 दिन की जंग जो है इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका इंकशाफ जो है वो बाकायदा ईरान से ब्रिगेडियर जनरल हुसैन महबी वो जो है उन्होंने किया है। और मोहिब्बी साहब कहते हैं कि 8 जुलाई से 22 जुलाई तक 15 दिनों के अंदर, आज का जो नुकसान हुआ वो भी बताऊंगा, जो 15 दिनों के अंदर ईरान ने जितने हमले किए हैं उससे 7 कमांड एंड कंट्रोल मरकज तबाह हुए हैं, 3 सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम तबाह हुए हैं, पेट्रियाट फजाई निज़ाम जो है वो उसके रडार तबाह हुए हैं 6, और इसके अलावा अहदाफ की निशानदही करने वाला वार्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम देने वाला 8 रडार जो हैं वो सिस्टम वो तबाह हुए हैं, फजाई और मिसाइल जो दिफाई सिस्टम है 7 वो तबाह हुए हैं, तवील फासले तक निगरानी करने वाले 5 रडार तबाह हुए हैं, लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर की देखभाल करने की मरम्मत करने के 5 जो मराकज़ हैं वो तबाह हुए हैं, 3 जो लॉजिस्टिक मराकज़ हैं वो तबाह हुए हैं, ईंधन के 12 मराकज़ तबाह हुए हैं, हथियारों और स्पेयर पार्ट्स और इसके 17 गोदाम जो हैं उनको तबाह किया गया है, मिसाइल के ज़ख़ीरे के 6 जो है वो तनसीबात वो तबाह हुई हैं, MQ-9 के जो ड्रोन्स हैंगर्स थे वो तबाह हुए हैं, F-15 के जो ड्रोन्स हैंगर थे जो हैंगर्स थे वो तबाह हुए हैं, 2 कमांड सेंटर तबाह हुए हैं, त्यारा बरदार जो बाहरी जहाज के लिए ईंधन फराहम करने का प्लेटफॉर्म था उसको तबाह कर दिया गया, P-8 त्यारे के हैंगर्स तबाह हुए, अमेजोन का जो एक डाटा सेंटर था वो तबाह कर दिया गया। आज उर्दन की अल अजरक जो एयरबेस है वहां पर ईरान ने हमला किया, वहां पर 3 F-35 त्यारे वो तबाह कर दिए गए। इस पे अब अमेरिका ने बाकायदा जो रिपोर्ट है वो दी है ट्रंप को, और ट्रंप को कहा है कि अब बस करें, अब मजीद फंस गए हैं क्योंकि हमारे पास असला नहीं है, और अगर इजराइल के साथ मिलकर हमला प्लान किया जाता है तो ईरान इस जंग को वहां तक ले जाएगा कि वहां हमारे जो फौजी फंसे हुए हैं मौजूद हैं 50,000 फौजी, वो निकल नहीं पाएंगे, वो वहां पर जो है बाकायदा घेराबंदी में आ जाएंगे और उनको जहां जहां वो मौजूद है वहां पर हमला करके उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त दिफाई निज़ाम उनके पास मौजूद नहीं है। एक बात और ये बताएं कि एक तो इजिप्ट पर भी हमला हुआ, फिर ये जो हमारे दुश्मन हैं वो हमें कह रहे हैं जी कि चीन का असला हमारे ज़रिए जा रहा है, और इस पर ये सारी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू हो रही है। हालांकि चीन का असला, चीन के जहाज़ वहाँ से डायरेक्ट जो आयल लेके जाते हैं वो वापस भी आते हैं,
हमारा उन्हें ज़रूरत नहीं है। अगर और फिर उसके बाद जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के ज़रिए जो ट्रैफिक है वो रशिया से हो या चाइना बजरिया रशिया हो, तो वो उनको कौन आजकल रोक सकता है। यानी आपको मैं ये बताऊं, जिसे डार्क शिपिंग कहते हैं मियाँ साहब, इवन जो डार्क शिप और ये जो इवन जो ये असले के बड़े डीलर होते हैं, इलीगल और नॉन स्टेट एक्टर्स, वो समुद्रों में घूमते फिरते हैं भाई, वो भी सामान बेचते रहते हैं। तो एक रियासत तो बड़ा मुनज़्ज़म इदारा होता है, वो बेच सकता है, मगर ये है कि अब स्वेज़ कैनाल से पर तो दूर है कि 1900 से ज़्यादा नाटिकल माइल ये दूर है, ईरान वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता। मगर हुतीज़ जो हैं वो वहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो उसको हिट कर सकते हैं। तो ये तो अब या तो अमेरिका में अब कोई अकल और होश के नाखुन कौन लेगा, वो जो है अच्छा। दूसरा चाइनीज सैटेलाइट से ये भी अब देखा जा सकता है। भाई साहब, एक तो जो आपने अभी बात की ना, ये दुश्मनों की बात की है सर, जो आपने दुश्मनों की बात किया कि दुश्मन ये खबरें फैला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन हमारा जो है वो दो है और वो पूरी दुनिया के दुश्मन है। वो हर जो अच्छाई है उसके दुश्मन है। वो एक इंडिया है और एक इजराइल है। ये जानबूझ के इस तरह की खबरें फैला रहे हैं ताकि पाकिस्तान पर हमले का जवाब बनाया जाए। इंडिया जो है गोदी मीडिया बकवास कर रहा है और जो मोदी के गमाश्ते हैं वो बकवास कर रहे हैं, और इस हवाले से कोई सबूत नहीं है उनके पास, ना कोई ऐसा है। चाइना भी इस पर जो है वो बड़ा गुस्से में है कि इस तरह की जो बकवास की जा रही है वो एक जवाब बनाया जा रहा है अनरेस्ट पैदा करने का। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान जो है वो पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था दोनों को, अब भारत को भी और इजराइल को भी अब भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या चाइना पर इंडायरेक्ट जो इल्जाम लगाया जा रहा है, चाइना पीछे रहेगा? चाइना ने भी अपने असले की नुमाइश की है, वो इसलिए नुमाइश की है पहले। चाइना तो ऐसा नहीं करता, वो असले की नुमाइश बार बार क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि जो दुश्मन इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बाज आ जाएं, वरना ये जो है जंग फैलेगी तो सही, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है फिर वो इस तरह की साजिश करने के काबिल नहीं रहेगा। वो जो दूर बैठा हुआ स्पाइलर है इजराइल, वो भी इस काबिल नहीं रहेगा। हाँ, ये जंग जो है ये फैल चुकी है कायद साहब, इसमें कोई शक नहीं। जो आप बात कर रहे थे कि मिस्र पर जो है वो हमला हुआ है, अभी हौसी जो है वो प्लान कर रहे हैं कि सऊदी अरब पर हमला करें। इराक की जो मलेशिया है वो भी प्लान कर रही है कि सऊदी अरब पर हमला करें। सऊदी अरब ने मिलकर जो है वो अमेरिका के साथ उन पर जो कार्रवाई की, क्योंकि वहां से सऊदी अरब कहता कि हमला आया है। आज सऊदी वजीर दिफा की मुलाकात हुई है ट्रंप से, हंगामी मुलाकात, उसमें तो ये कहा गया है कि सऊदी अरब कशीदगी नहीं चाहता, सऊदी अरब जो है मुज़ाकरात चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो क्या सऊदी अरब खामोश बैठेगा? ऐसा नहीं होगा। फिर वो हौसियों पर भी हमले होंगे, फिर इराक के मलेशिया जो हैं उन पर भी हमले होंगे। तो इसमें ईरान को भी बाकायदा तौर पर ये सोचना चाहिए कि जो इजराइल चाहता है कि मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़ें, उसमें ईरान को अपने जो हमायत याफ्ता मलेशियाज हैं या ग्रोह हैं उनको जो है वो बाज रखना चाहिए। बाबुल मंदब को बंद करना किसी भी हवाले से बेहतर नहीं है, वो उसको खोलना चाहिए, क्योंकि वहां की अगर तिजारत बंद हो जाती है, नहर स्वेज की तिजारत बंद हो जाती है, इधर जो है वो इसकी बाबल जो आबनाए हरमोज की जो है वो तिजारत बंद हो चुकी है, तो फिर दुनिया क्या करेगी? दुनिया कहां जाएगी? सिर्फ माशी बहरान नहीं आएगा, बल्कि इंसानी अलमिया जो है वो जन्म लेगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, ऐसी जंग जो है भयानक जंग छिड़ जाएगी जिसमें ना रूस पीछे हटेगा, ना चीन पीछे हटेगा, ना सऊदी अरब पीछे हटेगा, ना पाकिस्तान हटेगा। क्योंकि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान जरूर जो है वो मुकाबला करेगा, पाकिस्तान जरूर जवाब देगा। वो इसलिए कि हमारा मुआहदा भी है और सऊदी अरब की सलामती हमारे लिए जो है रेड लाइन भी है। मेरे ख्याल में ईरान जो है इसमें रेस्ट्रेंट वो मद्देनजर रखेगा, मलूज़ खातर रखेगा। हम सब जो है वो एक ही हैं और अगर एक हो सकते तो अच्छी बात है। अच्छा, सऊदी वज़ीर दिफा भी ट्रंप से हंगामी मुलाकात उनकी हुई है। इस हवाले से देखिए कि वो क्या क्या उधर क्या करने गए हैं वो। अब तो या तो वो बेचारा आप कुट खा रहा है कि ना है अमेरिका बहादुर, तो ये क्या या ये कहने गए हैं कि यार खुदा दा वास्ता जैसे हमारी जान छोड़ दो ताकि हम कोई खत्ते में आराम से रह सकें। एक तो कायद साहब खलीजी ममालिक इकट्ठे हो गए हैं, खलीजी ममालिक ने इकट्ठे होकर एक फौजी मश्क जो है वो की है। तुर्किया उर्दू की खबर है ये, और उन्होंने ये बताया है कि जो खलीजी ममालिक हैं एक तो वो इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने बहरीन में
बहरीन शील्ड के नाम से एक फौजी मशक किया, और उसका मकसद जो है वो ये है कि तमाम खलीजी ममालिक एक प्लेटफार्म पर एक फ़ौज बनाएं और एक जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करें और आपस में दिफा जो है वो मजबूत बनाएं। एक तो ये है, अगर कोई इजराइल हमला करता है तो बाकायदा तौर पर पूरे अरब जो है मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ईरान तो जो है बरादर मुल्क भी है और इस्लामी मुल्क भी है, उनके साथ सऊदी अरब भी कह रहा है कि हम जो है बाकायदा तौर पर एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार हैं, हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अब्बास अराक्ची साहब की जो है बार बार बात भी हो रही है सऊदी वज़ीर खारजा से, लेकिन जो वहां पर वज़ीर दिफा गए हैं उन्होंने कहा है कि हम जाकर मीटिंग की है, साथ उन्होंने कहा है कि हम कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन मिलकर जो है हमला भी जो है वो इराक पर किया गया है, इराकी मलेशिया पर, और मजीद हमले जो है वो हो सकते हैं क्योंकि इराक में अमेरिका के भी बाकायदा तौर पर अड्डे मौजूद हैं। अच्छा, नहीं, और वहां से भी उन पर जो है वो हमला किया जा सकता है। मियां साहब, अब सऊदी अरब अगर फुल फ्लैज हमला करता है तो फिर जाहिर है ये जंग फैलेगी। अब उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से निकाले हैं अमेरिका ने, और जो डायरेक्ट इनका कंबाइंड बजट बनता है वो 140 बिलियन डॉलर का है। तो ये 140 बिलियन डॉलर अमेरिकियों को सालाना इसलिए देते रहे हैं कि जो मतलब है कि वो इनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ करे। ये इतने से कम पैसों में तो शायद पाकिस्तान ही उन्हें कवर दे देता, सिक्योरिटी का कवर दे देता, जो अमेरिका बहादुर नहीं दे सका उनको। तो अच्छा, अब ये कि ये मुझे लगता है कि ये मंडी तो उसके हाथ से जाएगी, मगर मियां साहब मुझे जो सबसे अहम बात है ना, ये पेट्रो डॉलर वाला मामला उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है। अमेरिकी सरमायादारी इंतहाई अंदर से वीक है, उसका भी हमारी तरह से जो वाहिद ज़रिया माश है वो, मैं पढ़ रहा था कि 100 दिनों में 3 ट्रिलियन डॉलर वो बारो करता है। तो ये उसके हालात हैं, और वो एक कर्जे के पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है, और पेट्रो डॉलर की जो आमदनी है इससे वो डेट सर्विस कर रहा है। एक जो और है, मुझे लगता है, मैंने क्वाइट आजकल में तो नहीं देखा, 2-3 पहले देखा था कि जो यील्ड है बॉन्ड्स पर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पर, वो बहुत हाई हो गई है, अनसस्टेनेबल है, उस पर वो डेट सर्विसिंग उसके लिए अजाब बन जाएगी। तो इसलिए मेरे और लोग जो हैं, यानी मियां साहब मैंने एक और सब जो पेट्रो डॉलर की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो नवश्ता दीवार है सर, वो तो नवश्ता दीवार है। पेट्रो डॉलर की कमर टूट चुकी है, वो तो फारिग हो चुका है। वो आप अबनाए हरमोज लगा लें, वहां से या दूसरी राहदारियां, या वहां पर पेट्रो डॉलर जो है वो तो खत्म हो चुका, तकरीबन उसकी कमर टूट चुकी है। जहां तक बात है आप इसकी लोकल करेंसियों की, उसका रवाज जो है वो अब सामने आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खलीज में जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो अब पाकिस्तान की तरफ आ रही है। पाकिस्तान जो है वो उसकी जो है वो जमानत दे भी चुका है और देगा भी, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो माहिदा हुआ इसमें बाकायदा तौर पर सऊदी अरब मुतमिन नहीं है, सिर्फ बाकी मुल्क भी देख रहे हैं। कुवैत ने बाकायदा तौसीक कर दी अपने दिफाई मुआहदे की जो 2023 में किया था। एक ब्रेक है, और उसमें यह कि एक तो LNG के कुछ जहाज जो हैं वो गुजरे हैं, कतर के गुजरवाए हैं, और पाकिस्तान की क्लाउड की वजह से वो गुजरे हैं। और उधर हुतीज़ ने यह भी कहा है कि वो चाइना का कोई शिप हिट नहीं करेंगे। तो इट आल्सो इंडिकेट्स अ चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये खबर क्या है, क्या ताकतवर हरकों ने IPPs का ऑडिट करवाने का फ़ैसला कर लिया है? अगर ये फ़ैसला हो गया है और ये हो जाए तो मोहसिन नकवी साहब, अगर ये पैसे हम आज़ाद करा लें और ये अवाम की तरफ इनका रुख कर लें और बिजली आलमोस्ट हम फ्री दे लें, तो मेरे ख्याल में जिस इनकलाब की तरफ और तब्दीली की तरफ इशारा कर सकते हैं, सिंगल हैंडेडली एक इस इशू को रिज़ॉल्व करके हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सके। मुझे तो 1.5 हो गई है इस पर स्टोरियाँ करते, मगर अल्लाह कि कोई कुछ नहीं हुआ। ये ज़रूर हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि यार कुछ चुप कर जो ले दे के, ये मैं इसकी बयान नहीं करना चाहता, इसके गवाह बहुत हैं, लेकिन ये अगर आप कर लें तो ये हो जाएगा। और ये क्या इस पर फैसला हो चुका है फोरेंसिक ऑडिट का या नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, एक सिंगल हैंडेडली जो एक बुनियादी चीज़ जो इस मुल्क को लेके बैठ गई, जिसने यहाँ की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यहाँ से इंडस्ट्री हिजरत करके चली गई, यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद करके प्रॉपर्टी का काम और सट्टे में चले गए, प्रॉपर्टियों के सट्टे में चले गए। ये था, ये जो हम क्या फ़ैसला हो। मैं कहता हूँ रेफरेंडम ना कराएं, सिर्फ ये फोरेंसिक ऑडिट करा के इसको ठीक करा लें,
तो सारा इनकलाब आ जाएगा। जितना पैसा इसमें आप झोंकते हैं मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मियाँ साहब ये कोई बहकी बातें कर रहा है, ये वाकई देयर इज़ एनी कंक्रीट एंड डिसीजन टू, या कोई डिटर्मिनेशन है कि इसको हम ठीक करें? तो वरना वैसे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मगर आप खबर दे दें, किसी आदमी ने आपको खबर दी तो होगी ना, किसी अथेंटिक बंदे ने। मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो आईपीपीज हैं ये सारे के सारे जो मईशत की बर्बादी की जड़ है यही हैं, क्योंकि 1994 से लेकर अब तक आईपीपीज को हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में 30,000 अरब से जायद जो है वो दे चुके हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट है उसके कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे। अब जब ये हुकूमत आई थी तो पावर सेक्टर टास्क फोर्स एक बनी थी, उसके जो उसमें लेफ्टिनेंट जनरल जफर महमूद जो हैं वो मौजूद हैं, और वो पावर सेक्टर टास्क फोर्स ने बड़ा बारीक बिनी से काम किया है और वज़ीर आज़म को भी मुख्तलिफ किस्म की शिकायत जो है वो मिलती रही। आज भी इस पर इजलास हुआ है और इसमें जो 600 फैक्ट्रियां कायद साहब अब तक बंद हो चुकी हैं बिजली की वजह से, बिजली महंगी बिजली की वजह से और बिजली ना होने की वजह से 1.5 लाख मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। फैसले हो चुके हैं 4 किस्म के। एक फैसला ये हुआ है कि जो हीट रेट टेस्ट है उसका फ्रांसिक ऑडिट कराया जाएगा, 60 आईपीपीज जो हैं उनका फ्रांसिक ऑडिट जो है वो कराया जाएगा, टेक्निकल ऑडिट जो है वो कराया जाएगा। और इसके अलावा चौथा फैसला ये हुआ है कि सरकारी बिजली घर जो हैं जो बंद किए गए हैं उनको बर्बाद करने में किन का हाथ था, वो माफिया को बेनकाब नहीं सिर्फ किया जाएगा बल्कि उनको जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि आईपीपीज के लिए जो सरकारी बिजली घर हैं उनमें जो फर्नेस ऑयल डलता रहा उसमें राख मलाई जाती रही कायद साहब, वो राख जो है वो इंजनों को खराब करती रही और वो बिजली घर जो है वो बंद हो गए। वो इतना बड़ा बोझ बन गए कि हुकूमत ने तमाम कंपनियां बंद कर दी हैं। ये जो साजिश हुई है इसका भी जो है वो हिसाब जो है वो लिया जाएगा। ये 4 फैसले बाकायदा तौर पर हुए हैं और इसमें यह फैसला किया गया है कि जो फ्रांसिक ऑडिट में कसूरवार आईपीपी ठहरे उनके मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाए, और कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं और आगे गिरफ्तारियां होंगी भी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर फ्रांसिक ऑडिट का फैसला नहीं सिर्फ ये आगे आने वाले दिनों में तकरीबन ये फ्रांसिक ऑडिट शुरू हो जाएगा। आज का जो सेमिनार हुआ इसमें सारे वो लोग थे जो फ्रांसिक ऑडिट के बाकायदा नारा लगाते हैं। गौहर एजाज साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कंपेन चलाई, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं उनको जो है वो कायल किया, उनको बताया कि आईपीपीज ने कैसे लूटा है, और उन्होंने एक 2% पे चलते रहे, 0% पे चलते रहे और उनको कैपेसिटी पेमेंट दी गई अरबों रुपए की, और ये आइडेंटिफाई करके जो है वो सामने रखा गया। इन पर नेगोशिएशन हुई, इन पर जो है बाकायदा तौर पर तमाम वर्किंग हो चुकी है। अब ऑडिट जो है वो उसका मरहला आ चुका है फ्रांसिक ऑडिट का। जो इसमें जकड़ा गया वो सलाखों के पीछे जाएगा। अभी तो ये एक फैसला हो चुका है, चलें ये देख लेंगे। बट स्टिल आई हैव, मैं इस बारे में मेरे बड़े माफ़ी चाहता हूँ, मैंने चूँकि मैंने इसको स्टोरी को बहुत शुरू से कवर किया है। इन लोगों को कौन ताकतवर लोगों को हाथ डालेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जहाँ सरकारी ताकत और माल की ताकत इकट्ठी हो जाए वहाँ पे फिर हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वाकई मोहसिन नकवी साहब और इन जैसे बड़े वेल मीनिंग लोग यहाँ इनकलाब करना चाहते हैं, कुछ ना करें, बाहर का पैसा बाहर ही पड़े रहने दें। ये अंदर से जो बाहर ये जो वारदात हो रही है इसे आप ब्रिज कर लें, रोक लें, तो शायद यहीं से इनकलाब का आगाज़ हो जाए। बट स्टिल और जाते जाते ये भी अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि ये हमने डॉलर को इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है। ये इंडिया में डॉलर नीचे है, इधर हम अगर देखें अफ़गानिस्तान में देखें डॉलर कितने का है, और हम जो वो इसकी कोई वजह कल किसी मैशदान से पूछेंगे कि क्यों हम मार्केट में से डॉलर ख़रीद के उसकी कीमत को हमारा स्टेट बैंक क्यों उसको ऊपर रखे हुए है, इसमें हिकमत क्या है। इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते, क्योंकि अब हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। अगले मंडे को फिर मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।